साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा, केम छो, कसा आहेस? साथियों, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, हालांकि ये एक्ट अभी रिपील्ड हो चुका है और वर्तमान में ये फूड सेफ्टी एक्ट से रिप्लेस हो चुका है, पर जो गाइडिंग प्रिंसिपल इस समय फूड एक्ट में आ रहे हैं ये काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी पर्सपेक्टिव में एक रीसेंट लीगल पोजीशन निकल के आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अक्यूज्ड के साथ अगर फेयर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता है और उसे प्रक्रियात्मक रूप से कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो वहां पर केस किसी भी रूप में स्टैंड नहीं करेगा। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे PMLA का मामला हो, चाहे फूड सेफ्टी का मामला हो, या साइबर का मामला हो, या ऐसे मामले जहां पर अर्थव्यवस्थाएं अफेक्ट हो सकती हैं, दीज ऑल आर द इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो जब किसी व्यक्ति को हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो उसके अभिप्राय ये नहीं है कि वह प्रोसिक्यूशन अल्टीमेटली कन्विक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कानून की पालना करनी होगी। अगर लीगल बिंदु की पालना नहीं की गई और डिफेंस में बिंदु पकड़ लिया तो निश्चित तौर पर फ़ायदा मुलजिम का होगा, निश्चित तौर पर नुकसान प्रोसिक्यूशन का होगा। तो कुल मिला के हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे कॉन्टेंशंस क्या है, किस तरह से उन्हें हम इन्फोर्स कर सकते हैं, ये सब मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया है इन कॉन्टेक्स्ट टू सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। तो जो बातें बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। अक्सर होता क्या है कि फूड इंस्पेक्टर आते हैं, जाँच करते हैं और सैम्पलिंग के बाद ये कहते हैं कि आप दोषी हो, बट प्राइमरी की इज़ दैट कि आपको आपके बेसिक राइट्स का पता नहीं है, जिस कारण आप अपोज नहीं कर पाते हो और आपकी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है। तो मैं आपको खुलकर एक एक बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा केस का नाम, देन फैक्ट्स ऑफ द केस, देन कंटेंशन ऑफ द पार्टी और फिर एंड में कोर्ट का निष्कर्ष। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे राइट से जुड़ा हुआ है। आप एक एक बात को ध्यान सुनिएगा और उसको अमल में लेकर आइएगा, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी है। साथियों, केस का नाम है नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जजमेंट जो है पास किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले में अपीलांट जो है उसे कन्वर्ट किया गया था सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत। एलिगेशन अगेंस्ट द अपीलांट वाज द वायलेशन ऑफ क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 5 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट ऑफ 1954। जो बेसिक आरोप था मुलजिम पे वो ये था कि उसने धारा 7 के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 5 का जो है उल्लंघन किया है। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए, अब केस क्या है प्रोसिक्यूशन का कि 16 जनवरी 2002 को अपीलेंट जो है ये सेल कर रहा था चना दाल इन द वीकली मार्केट व्हेन द फूड इंस्पेक्टर केम देयर, कॉल्ड अपॉन द अपीलेंट टू शो द लाइसेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी ये मामले बन रहे थे और आज भी मामले बन रहे हैं पर अलग एक्ट के अंदर, तो सबसे पहले जब भी प्रीमाइसेस में फूड इंस्पेक्टर आएगा ये आपसे लाइसेंस मांगेगा, जो कि इस केस में हुआ। ये इस बात को असर्टेन करना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये एज़ पर लॉ है या नहीं है। अगर लाइसेंस नहीं है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी ये उस समय स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है बात ये? तो आप सबसे गुजारिश भी यही है कि जब भी आप फूड सेक्टर में डील कर रहे हैं तो लाइसेंस जो है ज़रूर रखें। अगर लाइसेंस नहीं है तो आपके लिए फर्दर ट्रबल भी क्रिएट यहाँ पर हो सकती है। क्लियर है बात ये? चलें आगे। चलिए, द अपीलेंट फेल टू शो एंड द लाइसेंस। यहाँ पर अपीलेंट ने हालांकि लाइसेंस शो नहीं किया। फूड इंस्पेक्टर परचेज 750 ग्राम्स ऑफ चना दाल फ्रॉम द अपीलेंट, और उसके बाद जो फूड इंस्पेक्टर था उसने 750 ग्राम चना दाल जो है परचेज की और उसे 3 हिस्सों में जो है बांट दिया फॉर द एग्जामिनेशन by the public analysis. The said quantity was divided into 3 parts and was sent for examination to public analyst. उसके बाद इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि पब्लिक एनालिस्ट जो है एज पर लॉ सैंपल को जो है एनालिसिस कर सके और अपनी रिपोर्ट जो है दे सके। उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये चना दाल जो है ये मिलावटी है, इट इज़ अडल्ट्रेटेड। जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन वॉज रेंडर्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद एक केस चला और मजिस्ट्रेट ने उसे दोष सिद्ध कर दिया और उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया 6 मंथ का और फाइन की भी जो है ऑर्डर कर दिए। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ही वॉज डायरेक्टेड टू अंडरगो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ। और ये भी कहा कि अगर फाइन नहीं देगा तो फर्दर वो 1 महीने के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या सश्रम कारावास को जो है भुगतेगा। अगर आप IPC को देखेंगे तो वहाँ पर कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट है।
सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी है। रिग्रेस में क्या होता है कि आपसे शर्म कराया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना जेल में चक्की पीस रहे हैं, तो ये चक्की पीसना, दूसरे काम करवाना, मेहनत करवाना, ये सब होते हैं रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में। और ये दिया जाता है यूजुअली उन व्यक्तियों को जिन्हें ट्रायल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, ऐसे ऑफेंसेस में जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, या ऐसे ऑफेंस जो किसी की लाइफ और लिबर्टी से खिलवाड़ कर सकते हैं। क्लियर है बात ये। और अगर आप अंडर ट्रायल हैं तो यूजुअली आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा। बट एक बात हमें समझनी होगी कि रिग्रेस में आपको सश्रम जो है इम्प्रिजनमेंट है कि आप जेल में भी हैं और काम भी कर रहे हैं, और सिंपल में आप जेल में हैं पर आप काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात ये, सिंपल है। चलें आगे। उसने अपील करी, पर अपीलान कोर्ट ने भी कन्विक्शन को कंफर्म कर दिया, और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से भी वहाँ पर हार गया। अब यहाँ पर एडवोकेट जो अपीयर हुए वो तैयारी पर थे, और उनका एक ही आर्गूमेंट था कि सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ये मैंडेटरी है। अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ पब्लिक एनालिस्ट इज़ टू बी सप्लाई टू द अपीलांट, कि कॉपी जो है पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट की वो सप्लाई करनी पड़ेगी अपीलांट को, ताकि वो फर्दर जो है अपना राइट्स को सिक्योर कर सके। पर ऐसी कोई कॉपी जो है इस केस में प्रोवाइड नहीं की गई, जिस कारण उसका जो वैल्यूएबल राइट था सैंपल को चेक कराने का CFL से वो ख़त्म हो चुका है, जो कि एक वैल्यूएबल राइट है। उनका कहना यह है अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट वॉज एलिजली सेंड टू द अपीलेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, कि ये कॉपी जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से जरूर भेजी गई है। एन इंडोर्समेंट बेस्ड बाय द पोस्टमैन शोड दैट द नंबर ऑफ अटैम्प्ट वर मेड टू सर्व द लेटर बट अपीलेंट वॉज नॉट अवेलेबल। और उसका ये भी कहना है कि पोस्टमैन गया, लेटर की सर्विस का प्रयास किया, बट अपीलेंट जो है अवेलेबल नहीं था। देयरफॉर द लेटर वॉज रिटर्न टू द कंसर्न डिपार्टमेंट बाय द पोस्टमैन, जिस कारण लेटर जो है वो लौट गया डिपार्टमेंट को बाय द पोस्टमैन। उनका सबमिशन ये है कि हाईकोर्ट ने जो है यहाँ पर एरर की है। अपीलेंट हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कॉपी ऑफ द रिपोर्ट सेंड टू हिम बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, ये मानते हुए उनका कहना है कि यहाँ पर एक कंप्लीट वायलेशन हुआ है। जब तक नोटिस इन पर्सन सर्व नहीं हो जाते तब तक सर्विस को जो है पूरा नहीं माना जाएगा। मियर डिस्पैच ऑफ नोटिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू कंप्लाई विद सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द PF एक्ट। ठीक है जी। और उन्होंने विजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था जमील वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पर निर्भर किया अपने कंटेंशंस को रिलाई करने के लिए। यहाँ पर स्टेट जो है अपीयर हुई, उन्होंने रिलाई किया रूल नंबर 9B ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल्स के ऊपर। और उनका कहना यह है कि हमने जो रिपोर्ट सेंड की है ये सही पते पे गई है। यहाँ पर अक्यूज ने जो है रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस कारण वो जो है जिम्मेदार है। और इस संबंध में इंडोर्समेंट जो है काफ़ी क्लियर है उन लेटर्स के ऊपर कि पोस्टमैन गया, बट चूँकि उसने लेने से इनकार किया, जिस कारण लेटर जो है लौट के आ गया। और उनका कहना है कि यहाँ पर एक प्रिजम्पशन है सर्विस का सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर, जिस कारण नोटिस की सर्विस को जो है वो डीम्ड माना जाएगा। अब एक बात समझनी है हमारे को यहाँ पर कि सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट कहता क्या है। ये कहता है कि अगर कोई लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट है, चाहे वो स्पीड पोस्ट से है, और एड्रेस करेक्ट है और एड्रेस डिनाई नहीं हो रहा है, तो कोर्ट वहाँ पर सर्विस को प्रिज्यूम कर लेगा यदि उस व्यक्ति के द्वारा उसको रिफ्यूज़ किया गया है या अनक्लेम्ड किया गया है। क्लियर है बात ये। और इस पर रिलाई करते हुए कई अथॉरिटीज़ भी सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की भी हैं, और इन अथॉरिटीज़ को यूजुअली हम काम में लेते हैं NI एक्ट में चेक के मामलों में। क्लियर होगी बात ये। अब साथियों यहाँ पर सेक्शन 13 के ऊपर वापस से रिलाई किया गया, और कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में उक्त धारा को भी, द पब्लिक एनालिस्ट शैल डिलीवर इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब अ रिपोर्ट ऑफ लोकल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ द result of the analysis of any of the article of food submitted to him for analysis, कि पब्लिक एनालिस्ट जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा इन द फॉर्मेट सो प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है जी। और जैसे ही ये रिपोर्ट प्राप्त होगी टू द इफेक्ट दैट द आर्टिकल ऑफ फूड इज एडल्ट्रेटेड, कि आर्टिकल ऑफ फूड जो है ये मिलावटी है, एडल्ट्रेटेड है, द लोकल हेल्थ अथॉरिटी शैल आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल ऑफ द आर्टिकल ऑफ द फूड वॉज टेकन, कि जिनसे आर्टिकल ऑफ फूड जो है लिया गया है उन व्यक्तियों को जो है नोटिस सर्व करेगा, और उन व्यक्तियों को भी करेगा जिनके नेम, एड्रेस और पर्टिकुलर जो है डिस्क्लोज हुए हैं एज पर सेक्शन 14A ऑफ द PF एक्ट, और उस मैनर में जो है प्रिस्क्राइब करेगा जो कि कानून में जो है स्पेसिफिक की गई है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है हमें समझनी है कि नोटिस जो है वो मैंडेटरी है, जिसकी मियर फॉर्मेलिटी सफिशिएंट नहीं है, ड्यू कंप्लाइंस जो है करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। क्लियर हुआ। चले आगे। Under subsection 2 of section 13, it is mandatory for the local health authority to forward the copy of report of public analyst to a person from whom sample has been taken, and even to those persons whose credentials are disclosed as per section 14A of the Act.
तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिससे सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल लेने के बाद जो कंसर्न एनालिस्ट की रिपोर्ट है, अगर सैंपल मिलावटी आता है तो फर्दर CFL एग्जामिनेशन के लिए उस व्यक्ति को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी होगी और उसके साथ साथ उस हर व्यक्ति को भी रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी होगी जिसके नाम, पते और क्रेडेंशियल्स जो है डिस्क्लोज हुए हैं सेक्शन 14A PF एक्ट के अंदर। ठीक है जी। और जिसको वो रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है वो 10 दिन के अंदर अंदर CFL से सैंपल एनालिसिस की मांग कोर्ट से कर सकता है। The report is required to be forwarded after institution of the prosecution against the person from whom the sample of article of food was taken। और ये रिपोर्ट जो है ये मैंडेटरी है टू लॉन्च द प्रोसिक्यूशन। अगर ये रिपोर्ट ही फॉरवर्ड नहीं हुई है, उसको रिसीव ही नहीं हुई है, तो आपने उसके बेसिक राइट्स को जो है एफर्ट कर दिया है, उसके बेसिक राइट्स को जो है आपने वॉयलेट कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम द राइट्स ऑफ द अक्यूज टू द कंटेंट दैट द रिपोर्ट इज नॉट करेक्ट, ही कैन एक्सरसाइज द राइट टू सेंड द सैंपल to the CFL for analysis by making an application to the court within 10 days from date of receipt of the report। जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी 10 दिन के अंदर अंदर से कोर्ट में आवेदन करना है और कोर्ट से मांग करनी है कि इस सैंपल की फर्दर जांच जो है वो CFL से वो करवाना चाहता है, जिसके लिए वो रेडी है। अगर ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं होगा तो एंटायर प्रोसीडिंग वुड बी इनलीगल और इज लायबल टू बी डिस्कार्डेड एंड सेट असाइड। कि कुल मिला के पूरा प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो किसी भी रूप में कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है जायज़ नहीं होगा, लीगल नहीं होगा एंड इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड। क्लियर हो गया? चले आगे। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर कॉपी डिलीवर नहीं हो रही है तो और उसको प्रेयर नहीं कर पा रहा है CFL के लिए, तो यहाँ पर अक्यूज़ के राइट जो है वो डिफीट हो जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऑब्जर्व किया है। पेरूजल ऑफ जजमेंट ऑफ लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज एंड हाई कोर्ट, इट इज़ clear that the clerk who dispatched the report was examined by the prosecution, although prosecution has relied upon the remarks made by the postman on the envelope. The postman who has allegedly made the said remarks was admittedly not examined by the prosecution। कि जिसने ये रिमार्क दिए हैं कि ये लेटर जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है या वो ले नहीं रहा है या एड्रेस करेक्ट है, इस संबंध में पोस्टमैन के जो है बयान नहीं हुए हैं। यहाँ पर 9B को भी जो है रिलाई किया गया और ये स्पेसिफिक किया गया कि इफ़ the postal packet was written, not even an attempt was made to personally serve the report to the appellant। और ये स्पेसिफिक किया गया कि अगर वो रिपोर्ट पोस्टल डिपार्टमेंट से सर्व नहीं हो पा रही थी तो यहाँ पर ड्यूटी डिपार्टमेंट की थी कि उस रिपोर्ट को जो है पर्सनली सर्व करते। रिपोर्ट को पर्सनली भी जो है सर्व नहीं किया गया और ना ही ऐसे कोई अटेम्प्ट किए गए। On the basis of endorsement of the postman appearing on the postal envelope containing the report, the High Court has recorded a finding of refusal on the part of the appellant। कि उसने जो फाइंडिंग दी कि वो जाता हूँ, वो मिलता नहीं है, डोर लॉक्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस पर्सपेक्टिव में प्रिजम्पशन नहीं है कि नोटिस जो है इसको सर्व हो गए। The said finding is obvious erroneous as the endorsement on the postal envelope was not proved। कि ये फाइंडिंग जो है एरर है, रियल में नोटिस सर्व हो गए हों ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रूव नहीं हुआ है। मोर एवर द हाई कोर्ट हैज़ ग्लोज्ड ओवर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13। कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 की, उसको भी जो है फुलफिल नहीं किया है और इस इंपॉर्टेंट लीगल पर्सपेक्टिव को हाई कोर्ट ने ओवरलुक कर दिया, जिस कारण कोर्ट ने ये माना है कि मियर डिस्पैच ऑफ रिपोर्ट इज़ नॉट सफिशिएंट, एक्चुअल सर्विस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। कि एक्चुअली इसको सर्विस हुआ है या नहीं हुआ है ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होगा। लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज, कोर्ट ने कन्विक्शन को सेटिस्फाइड कर दिया और अक्यूज को जो है बरी कर दिया। तो साथियों, कुल मिला के हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई केस दायर होता है और उस केस में ये रिक्वायरमेंट है कि कोई नोटिस दिया जाए ताकि अक्यूज अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके और वो अक्यूज आपको एक्चुअली सर्व नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये कानून ये निर्णय आपकी हेल्प कर सकता है कि मुझे कोई भी एक्चुअल सर्विस नहीं हुई है। अगर प्रोसिक्यूशन पोस्टमैन के या सर्विस प्रोवाइडर के बयान नहीं करा पाता है तो ये प्रोसिक्यूशन के लिए घातक है, डिफेंस को इस चीज़ का जो है फ़ायदा मिल जाएगा। तो घबराने का नहीं है, हमें हमारे राइट्स को एक्सरसाइज करना है, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, निश्चित तौर पर जो है हम जीतेंगे। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे व्यापारी भाइयों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप गलती पर नहीं हो, छोटी मोटी गलतियां हमसे हो सकती हैं, यूजुअली कोशिश करें कि गलतियां ना हो। अगर हो भी गई हैं तो लीगली अपने केस को लड़ें, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें, निश्चित तौर पर आपको विजयश्री होगी ही होगी। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।